प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, जिसमें मैं सेट नंबर तीसरे तक पूरे क्वेश्चन फाइनल करा दिया है और हम सेट नंबर चौथा चालू किए हैं। और हम क्वेश्चन कहां से कहां तक करा दिए थे आप देख सकते हैं। तीसरे का गा तक क्वेश्चन मैंने करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरे का घा से। तो चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का घा क्वेश्चन कह रहा है कि कीटोन फेलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोस कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, क्यों? यही पूछ रहा है हमसे, कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप उत्तर डालना है। इसमें आपको लिखना है क्योंकि क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। आप फ्रक्टोज लिखो या फ्रक्टोस लिखो, बात एक ही है। ठीक है, क्या हो जाता है? फ्रक्टोज का या फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। इस क्रिया को इनोलाइजेशन कहते हैं। यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, अगर अपचयित करता है फ्रक्टोज तो किसके द्वारा, कैसे? तो देख सकते हैं आप, जब फ्रक्टोज जो होता है ना, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है। यानी कि फ्रक्टोज से दोबारा जब ग्लूकोज बन जाता है तब क्या होता है, यह इनको अपचयित कर देता है। यानी कि मतलब है कि प्रिय विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज तो क्या कर देता था, कीटोन और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता था। आपने अभिक्रिया पढ़ी भी होगी और मैंने बताया भी है, जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, वो इन फेलिंग विलयन और टालिन अभिकर्मों को अपचयित कर देता है। लेकिन हम बात अगर करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज भी कर देता है। वो किसके द्वारा, तो फ्रक्टोज का क्या हो जाता है, ग्लूकोज में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज बन जाता है। यानी कि मतलब लिखा है कि फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। यानी कि मतलब फ्रक्टोज जब ग्लूकोज में बदल जाता है तो क्या होता है, तब ये इनको अपचयित कर देते हैं। यानी कि मतलब यही क्या इसका आंसर है। तो क्यों ये फ्रक्टोज जो है ना, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन क्रियात्मक समूह होता है और ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, पहचान के लिए। तो या जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो पुनर्विन्यास के द्वारा क्या बन जाता है, ये ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज क्या करता है, इनको अपचयित कर देता है। तो यही क्या है, इसका आंसर भी है। ठीक है, क्योंकि क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाता है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। आपको ऐसे ही लिख कर आना है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं चौथे का हमारा गा का पहला है। क्या कह रहा है कि संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों होती हैं। ठीक है, तो यह हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको उत्तर डालना है। इसमें लिखना है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। कहाँ से कैसे बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। ध्यान दीजिएगा, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, एटॉमिक नंबर, लेकिन क्या होता है, उनकी जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वे क्या होती है, घटती है। ध्यान दीजिएगा, 3D श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम तक, कहाँ से कहाँ तक, जो हमारी प्रथम श्रेणी है जिसे 3D श्रेणी कहते हैं, में स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होती है, घटती है। इसके बाद लगभग क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आपको ध्यान देना है कि जो परमाणु त्रिज्या है कहाँ से कहाँ तक घटती है, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लगभग स्थिर हो जाती है। इतना ही इसे इसमें लिखकर आना है आपको। और कारण क्या है ना, यह पूछ रहा है क्यों। तो देखिए यहाँ पर कारण क्या है, नाभिकीय आवेश का बढ़ना। पहला क्या है, नाभिकीय आवेश का बढ़ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रिय विद्यार्थियों परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो सेल की संख्या भी बढ़ेगी, कोषों की संख्या। अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा।
ठीक है ना। तो नाभिकीय आवेश का बढ़ना, अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो कोषों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। तो ठीक है, तो नाभिकीय आवेश का बढ़ना एक ये कारण होता है। दूसरा परिरक्षण प्रभाव, क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा सबसे बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में, वो अंदर यानी मतलब प्रोटॉन से नहीं मिल पाते हैं। जितनी तेजी के साथ मिलना चाहिए उतनी की तेजी के साथ वो नहीं मिल पाते, उतना उनका क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। जैसे आप सेल बना लीजिए एक, अगर सेल बनाएंगे, मान लो हमने बनाया 4 कक्षाएं, ठीक है ना, तो क्या होगा, सबसे बाहरी कोष के जो सेल होंगे ना, जो सेल होगा उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे भरे होंगे वो अंदर क्या होता है, नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन से मिल नहीं पाएगा, जितनी तेजी से उसे मिलना चाहिए उतनी तेजी से वो नहीं मिल पाता, और उसका क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। क्यों प्रतिकर्षण हो जाता है, क्योंकि बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ जाएंगे, तो अंदर वाले कोष में भी तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो अंदर वाले में भी इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देते, नहीं मिलने देते प्रोटॉन से। इसी घटना को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। यानी कि मतलब है जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। यही प्रतिकर्षण ही हमारा क्या है, परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि मिलने नहीं देते इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है उसे जो है अंदर जो बैठा प्रोटॉन है उससे मिलने नहीं देते, और यही ना मिलना ही हमारी घटना है परिरक्षण प्रभाव, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सेल बना करके, आप एक परमाणु बना करके भी आप समझ सकते हैं, मगर आपको 1 नंबर के हिसाब से आपको इतना ही करके आना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चौथे गा का दूसरा क्या कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के आयन या यौगिक कह सकते हो, ठीक है, या आयन हो या यौगिक हो, प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। तो प्रिय विद्यार्थियों, सेट 1 में 5वें गा का दूसरा प्रश्न देखें। यह क्वेश्चन मैं वहाँ करा चुका हूँ, हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, सेट बाय सेट। तो देख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथे का गा का तीसरा, कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों, अलग अलग, यानी कि मतलब। तो इसका उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही इसका कारण है कि बदल बदल कर असंयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कारण क्या है, उनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यही मेन आपका पॉइंट है। अगर यह पॉइंट आप नहीं लिख कर आते तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है कि विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न का मतलब है अलग अलग, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख दो या संयोजकताएं कह सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है, चेंज होकर, कि संक्रमण तत्व विभिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों। यह लिखकर आ गया है यहाँ पर कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों। तो यहाँ पर संयोजकता भी लिखकर आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वो बदल बदल कर संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, दोनों चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसका कारण क्या है, तो कारण है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही इसका कारण है, ठीक है। अयुग्मित का मतलब होता है वो जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी वो सिंगल होता है, ठीक है। और युग्मित का मतलब होता है जोड़े में अगर इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमारे पास जिंक होता है, तो जिंक में क्या होता है, बाहरी जो हमारा क्या है उपकोष है, उसमें उसके जो लास्ट में क्या होता है, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 है। और आप डी के कितने कक्षक होते हैं, 5। जब 5 कक्षक आप बनाएंगे तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में भर जाएंगे। यानी कि मतलब वो क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं विभिन्न प्रकार की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन अगर हम क्रोमियम की बात करें और जैसे और भी हमारे पास है कोबाल्ट की बात करें, तो वो सब जो तत्व है ना, वो कैसे बदल बदल कर, यानी कि मतलब विभिन्न, यानी बदल बदल कर ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4 का घा कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो हमारे पास 5 OH समूह है, ठीक है, यह और एक एल्डिहाइड वाला, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर डाल लेना है। तो हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि 5 OH समूह है, ठीक है। आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थी, ये सूत्र है किसका? ग्लूकोज का, या ग्लूकोज बोल दो या ग्लूकोज, ठीक है। तो CHOH का होल 4 CH2OH। इसकी क्रिया आप करा दीजिए PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, या PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह। या इसकी जगह लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं CH3COCl। वो ऐसा यहाँ पर कोई सूत्र लिखिए जिससे सिद्ध हो सके कि 5 OH समूह हैं, ठीक है। आपको ऐसा ही यहाँ पर एक सूत्र लिखना है। अब मैं बता भी दिया हूँ कि आप कौन कौन सा सूत्र लिख सकते हैं, जैसे PCl5 PCl3 और CH3COCl, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बहुत सारे सूत्र होते हैं, आप यहाँ पर रख कर सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ कितने OH है? 5 OH समूह है, ठीक है। तो 5 क्लोरीन इन्हीं की जगह जाएंगी, 4 क्लोरीन इस OH के पास जाएंगी, यानी मतलब 4 जो है क्लोरीन यहाँ जाएंगी, 1 क्लोरीन यहाँ जाएंगे, क्योंकि होल 4 लगा है ना। तो यहाँ पर होल 4 लगा है, तो 4 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, को टोटल कितनी क्लोरीन जाएंगी? 5 क्लोरीन जाएंगी। तो इन OH की जगह का क्या भेजना है? हमें क्लोरीन को भेजना है। तो क्या बन जाएगा? CHO CHCl का होल 4 और CH2Cl। जहाँ पर OH है वहाँ पर क्या लगा देना है? Cl। प्लस में ध्यान रखिएगा, आपको रट्टा मार लेना है कि POCl3 + HCl निकलता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मैंने बता दिया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम क्या है? पेंटाक्लोरोग्लूकोज। कितने क्लोरो हैं? कितने क्लोरो हैं? तो 5 क्लोरो, क्योंकि 4 तो ये हो गए और एक ये पेंटाक्लोरोग्लूकोज या ग्लूकोज, ठीक है। यही इसकी क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अभिक्रिया है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं CHO समूह की। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, दूसरी हमारे पास है, दूसरी कि CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज है, प्लस हमें सिद्ध करना है कि CHO समूह उपस्थित होता है ग्लूकोज में। तो आप क्रिया करा दीजिए हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ। क्या है ये? हाइड्रॉक्सिल एमीन NH2OH, या हाइड्रोजन से करा सकते हैं या HCN से करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा मन लगे उसी से आपको करा देना है, ताकि जिससे सिद्ध होता हो ऐसे आपको यहाँ पर कोई सूत्र लेना है, ठीक है यौगिक। तो देखिए यहाँ क्या होता है, एल्डिहाइड में 1 ऑक्सीजन होता है, यहाँ से NH2 से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, इसके पास ऑक्सीजन के पास, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल करके एक जल का अणु यानी मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, ठीक है। एक अणु जल का निकल जाएगा H2O। इसके बाद क्या होगा, इस जो CH है यहाँ से देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन चला गया है, तो नाइट्रोजन उसकी जगह में जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास 1 OH तो है यहाँ पर देख सकते हैं, मगर इसके पास भी कम हो गए हैं। तो दोनों जो नाइट्रोजन है इसके साथ जाएगा, कार्बन के पास है, डबल बॉन्ड बना करके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसकी भी पूरी हो गई, इसके पास भी बॉन्ड पूरे हो गए, इसके पास भी पूरे हो गए, ठीक है। इसीलिए यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गया है, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है, तो ये जाएगा यहाँ पर कि एक इससे बना है बॉन्ड और 2 बॉन्ड इससे बनाकर जुड़ जाएगा, देख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोस ऑक्सीम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरी अभिक्रिया देखेंगे, जैसे सिद्ध करेंगे, यानी प्राप्त करना था रजत दर्पण हमें। तो ये क्या है? ग्लूकोस है, प्लस Ag2O के साथ आपको गर्म कर देना है, अभिक्रिया करा देना है। टॉलेन अभिकर्मक जिसे कहते हैं, ये क्या है? टॉलेन अभिकर्मक है। तो यहाँ से क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, जो हमारे पास Ag2 है ना, ये क्या करेगा? ये सामने वाले का ऑक्सीकरण कराएगा, खुद क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज जो हमारे पास है ये किस में बदल गया? एसिड में। ये हमारे पास किस में बदल गया? एसिड में। CHO है एल्डिहाइड, COOH बन गया, एसिड बन गया है कि नहीं?
ठीक है, किस में बदल गया है, ग्लूकोज एसिड में बदल गया है। और बाकी पूरा उसी प्रकार रहेगा, जो CHO है COOH बन जाएगा, जिसे कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। और ये खुद क्या हो जाएगा, सामने वाले का तो ऑक्सीकरण करा दिया, खुद अपचयित हो जाएगा, Ag बन जाएगा। इसे ही कहते हैं रजत दर्पण। यही क्या रजत दर्पण है प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान दीजिए कि यही इसकी अभिक्रिया है बहुत ही अच्छी तरह से। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 5वें का हमारा का क्वेश्चन कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कह दो, ठीक है, ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना है। एक तरफ आपको लिखना है मोलर उन्नयन स्थिरांक और एक तरफ आपको लिख लेना है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आप लिखेंगे कि किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, कितने मोल, विलायक के 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यानी कहा जाता है। ठीक है, वही क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। और क्या है यहाँ पर कि दूसरा है कि इसे K-B या K100 से दर्शाते हैं। किसे, मोलर उन्नयन स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं, K100 या K-B से। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किसी विलायक के 1000 में ग्राम में, यानी किसी विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल घोलने पर, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल घोलने पर जो भी क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही परिभाषा है। और इसके बाद इसमें है मोलल उन्नयन स्थिरांक में जहाँ पर 100 है वहाँ 1000 कर देना है, 1000। ठीक है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की 1 मोल घोलने पर, इसमें कितना था, इसमें जहाँ पर 100 था वहाँ 1000 कर दिया गया है, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। और दूसरा पॉइंट है, इसे KB या K1000 से दर्शाते हैं, K1000 से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दोनों के अलग अलग सूत्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम देखेंगे इनके सूत्र। तो देखिए सूत्र इसका होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक का। सबसे पहले लिखेंगे आप डेल्टा TB बराबर 100 गुणे K-B गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। क्या होता है, डेल्टा TB बराबर 100 गुणे K-B गुणे छोटा w बटे छोटा वाला m गुणे बड़ा वाला W। इसके बाद हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था आणविक द्रव्यमान विलेय का या अणुभार। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा जो m है यही क्या है, अणुभार है या आणविक द्रव्यमान। इसे हम इधर की तरफ ले जाएंगे, इसे इधर ले आएंगे कैंची गुणा से, तो ये हमारे पास ये इधर आ जाएगा इसकी जगह, ये इसकी जगह चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, क्या होता है कि m बराबर 100 गुणे K-B गुणे क्या होता है स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। और इसका सूत्र क्या होता है, जहाँ 100 है वहाँ 1000 कर देना है, जहाँ K-B है वहाँ सिर्फ KB कर देना है। तो सूत्र क्या होता है, डेल्टा TB बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W, ये होता है। और m यहाँ m निकालना है ना हमें, तो इसे यहाँ ले जाएंगे, इसे यहाँ ले आएंगे, तो देख सकते हैं ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही सूत्र हमने यहाँ पर निकाल दिया है, अलग अलग सूत्र पूछ रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर कि m जो छोटा वाला m है ये क्या है, विलेय का अणुभार या जिसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा,
सवाल लगाने बहुत ही अच्छा यही पहचानना पड़ता है। और के बी हमारा क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और के डैश बी हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। और डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ये सभी मैंने बता दिया है, अच्छी तरह से इसे लर्न कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ग क्वेश्चन कह रहा है IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। ठीक है, इनके हमें नाम लिखना है। उत्तर है पहले का लिखना है हमें। पहला हमारे पास है कोष्टक में CONH3 का होल ऑफ 6 कोष्टक बंद Cl3। तो मैं बता दूं सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, इसका नाम क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये। ठीक है, ये क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ये क्या होते हैं, ये लिगेंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। और इस साइड में जो भी कोष्टक के बाहर होते हैं वो होते हैं धनायन, जैसे हमारे पास ये है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं नाम, कैसे हमें नाम लिखना है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमारे पास यहाँ पर धनायन है तो आप सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पर धनायन नहीं है, यहाँ पर अगर धनायन नहीं है तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका लिखना है, अगर धनायन है तो धनायन का नाम लिखेंगे, धनायन नहीं है तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। ये क्या है, लिगेंड है हमारे। तो लिगेंड का नाम क्या है, ये हमारे पास है एमीन। ये क्या है, एमीन है। ठीक है, वैसे तो अपवाद है, NH3 को एमीन नहीं बोलते हैं, NH2 को एमीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपवाद होता है। तो क्या है, NH3 का होल ऑफ 6 है, तो कितने NH3 है, 6। तो हेक्सा, इसे NH3 को क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, हेक्सा एमीन। इसके बाद तुरंत जब को इसका नाम लिख जाता है लिगेंड्स का, तो तुरंत ही किसका नाम लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु का। इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। मगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर धनायन होता तो कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं लिखते, कोबाल्टेट कर देते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगा देते हैं, हम 8 लगा देते हैं। अभी आपको मैं समझाऊंगा। क्या मैंने बताया, अगर यहाँ पर धनायन नहीं है तो जैसा नाम होगा उसी प्रकार आपको रख देना। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, क्रोमियम है तो क्रोमियम, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ धनायन नहीं है तो कोबाल्ट को हमने कोबाल्ट लिख दिया है। अगर धनायन होता तो क्या कर देते हैं, 8 लगा देते हैं, यानी कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, क्रोमेट। अगर यहाँ पर धनायन होता तो केंद्रीय धातु परमाणु के आगे क्या नाम क्या क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब इसका नाम लिख जाता है तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है इसका नाम लिखने के बाद तुरंत। ठीक है, तो देखिए NH3 उदासीन होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, 0। और क्लोरीन के पास माइनस का 1 संयोजकता होती है, 3 क्लोरीन है। तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर को वहाँ जब ले जाएंगे -3 को, तो प्लस का 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी, 3 आ जाएगी। इसके बाद क्लोरीन है तो क्लोराइड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो हमारे पास यहाँ पर चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, यहाँ पर K3 हो या Na4 हो, कुछ भी हो यहाँ, या यहाँ Cl3 हो या CCl4 हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ये नहीं देखना कि कितनी गिनती में लगी है। यहाँ पर ये नहीं देखना कि Cl3 है तो ट्राईक्लोराइड हम कर दे, बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। सिर्फ अब क्लोरीन है तो क्लोराइड ही लिख देना है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड ही लिख देना है, आपको ट्राईक्लोराइड नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी हमारी पास है IUPAC, इसे लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया, अगर यहाँ पर धनायन है तो सबसे पहले धनायन का नाम ही लिखना है। तो धनायन क्या है, पोटेशियम। आपको यह नहीं लिखना है कि ट्राई पोटेशियम, ना ही आपको लिखना है कि ट्राई क्लोराइड। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ देखना ये क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम आपको लिख देना है। इसके बाद तुरंत लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो लिगेंड्स क्या है, ऑक्सीलेटो है। ठीक है, तो कितने हैं, 3। तो ट्राई ऑक्सीलेटो, इसका नाम क्या है, C2O4 का ट्राई ऑक्सीलेटो, ये पूरा नाम हो जाएगा इसका। इसके बाद तुरंत मैंने क्या बताया, लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम तुरंत लिख देना है। तो क्या है ये क्रोमियम है ना, लेकिन क्रोमियम तो है, क्रोमियम ही नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ धनायन लगा है। अगर धनायन है तो इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, 8, तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट।
ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, क्रोमेट। तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम की +3 हो जाएगा और ये हमारे पास जो ऑक्सीलेटो है इसकी होती है -2, तो 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएगा, तो -6 में +3 घट जाएंगी तो -3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब -3 को जब बराबर के वहाँ फेंकेंगे +3 आ जाएगा इसकी निकल के, नहीं आ जाएगा। आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ पर धनायन ही ऋणायन ही नहीं है। अगर यहाँ ऋणायन होता तो तुरंत इसके बाद हम ऋणायन का नाम लिख देते, ठीक है, ये रूल होता है। इसके बाद तीसरी हमारे पास है कोष्टक में PTNH3 का होल ट्वाइज और Cl2, ये कोष्टक बने। इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दो लिगेंड्स हैं हमारे पास। कितने लिगेंड्स हैं, 2 लिगेंड्स हैं। अगर प्रिय विद्यार्थियों एक से ज़्यादा हमारे पास लिगेंड अगर उपस्थित हो कोष्टक में तो आपको कैसे नाम लिखना है, ABCD में जिसका नाम पहले यानी अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार आपको लिखना है। तो ये एमीन है, ये क्लोराइड है, क्लोरो कह दो या क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, एमीन है, ये एमीन है, ये क्लोराइड है। तो सबसे पहले एमीन आएगा कि क्लोरीन आएगी, सबसे पहले आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका आएगा, एमीन, ए, फिर क्लोरीन सी बाद में आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 2 एमीन है ना, तो डाई एमीन। इसके बाद यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे, डाईक्लोरो, इसका नाम क्या लिखेंगे, डाईक्लोरो। मैं बता दूं यहाँ पर अगर हमारे पास लिगेंड्स अगर ऋणायन हो, लिगेंड्स अगर हमारे पास ऋणायन हो तो आपको क्या करना है, इसके नाम के आगे ओ लगा देना है, जैसे क्लोरो। अगर यहाँ पर साइनाइड होता तो साइनाइड ऋणात्मक लिगेंड्स होता है तो साइनो कर देते, ठीक है। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, अगर हमारे पास NO3 होता है तो नाइट्रो कर देते हैं, ठीक है। ओ तो आपको लगाना ही लगाना है अगर ऋणायन है तो क्या हो जाएगा, डाई एमीन डाईक्लोरो। और इसके देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर धनायन नहीं है तो प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या तुरंत, तो इसकी क्या होती है, मैंने बताया ये उदासीन होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं, 0 हो जाएगी इसकी संयोजकता, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन के 2 ही तो आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने निकाल दिया है। इसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, प्लेटिनम की 2। इसके बाद चौथी हमारे पास है निकिल और CO का होल 4। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास निकिल CO का होल 4 है ना, कितने यहाँ पर CO हैं, तो 4, तो टेट्रा CO को क्या लिखा जाता है, कार्बोनिल। इसके बाद निकिल, यहाँ पर धनायन नहीं है तो निकिल का निकिल है लिखेंगे, ठीक है, निकिल या निकल लिख सकते हैं। इसकी संयोजकता होती है 0, इसके में कोई चार्ज नहीं होता CO में, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, 0। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा 5 का घ क्वेश्चन कह रहा है, 5 का घ कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A जो CHCl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। ABCD तथा E की पहचान कीजिए, प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों आपको उत्तर डाल लेना है। जो A नाम का जो यौगिक है वो है C6H5OH जिसे कहते हैं फिनॉल, या इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर OH। और ये जो क्रिया करके CHCl3 तथा KOH से जो B और C देता है वो है हमारे पास ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। B का नाम कौन है यौगिक, ये है, C कौन है, ये है, ठीक है। और कहता है इनका आसवन करने पर जिंक चूर्ण की उपस्थिति में क्या बनता है, जो यौगिक बनता है D नाम का वो है C6H5CHO, या ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और क्या कहा है, इसका ऑक्सीकरण करने पर एक यौगिक बनता है C7H6O2 अणुसूत्र वाला, वो है कौन है, तो जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो CHO जो है COOH में बदल जाएगा। जो E नाम का जो कंपाउंड है वो क्या, C6H5COOH, या इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हैं। ये जो है सभी सूत्र हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये। तो पहली हमारे पास है, जो हमारे पास फिनॉल है वो क्रिया करेगा CHCl3 + KOH से। तो देख सकते हैं
क्या बनेगा, हमारे पास एक यौगिक बनेगा जो क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बी में क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है। तीनों के तीनों हमें सूत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी अभिक्रिया हमें देना है कि जो हमारे पास बी और सी नाम के जो यौगिक प्राप्त हुए हैं उनका जिंक चूर्ण की उपस्थिति में आसवन करना है। तो या तो आप इसका या तो इसका, दोनों को जब आप जिंक चूर्ण की उपस्थिति में आसवन करेंगे, चाहे आप ये ले लीजिए कंपाउंड, चाहे आप ये ले सकते हैं। इनका आप जब जिंक चूर्ण की उपस्थिति में आसवन करेंगे तो यहाँ पर ओ जो है ये गोल हो जाएगा, इसके साथ तो ZnO निकल जाएगा और हाइड्रोजन उसी स्थान पर फिट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CHO। तो यहाँ पर इसे हम उल्टा कर दिए हैं तो CHO और बेंजीन रिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। प्लस में ZnO आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो जो डी नाम का कंपाउंड बना है वो क्या है, बेंजल्डिहाइड, यही तो है, देख सकते हैं। और कह रहा है इसको ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, तो तीसरी हमारे पास है, ये जो इसका बेंजल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो देख सकते हैं। अब जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो CHO जो है COOH में बदल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो ये ई नाम का कंपाउंड है। यही पूरा का पूरा आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट को पार्ट में, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।